हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2 अटेम्प्ट करेंगे, जिसका नाम रिलेशन एंड फंक्शन ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। तो इसमें फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। फंक्शन के बारे में या फंक्शन के टाइप के बारे में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आज हम लोग करेंगे। बेसिकली एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो फंक्शन के टाइप में दो तरह के टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। एक तो 1-1 टाइप का और दूसरा ऑन टू टाइप का। मीन्स हमें इंजेक्टिव, सरजेक्टिव या फिर बाइजेक्टिव पे ही सारे क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा मेनी वन इंटू पे कोई क्वेश्चन मिलने वाले नहीं हैं। तो हम बेसिकली 1-1 और ऑन टू पे ही क्वेश्चन करेंगे। तो 1-1 और ऑन टू हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं कि 1-1 ऑन टू क्या होता है। अभी यहाँ पे डिस्कस करना है कि 1-1 ऑन टू क्या होता है। तो बेसिकली एक बार फिर से अगर थोड़ी देर के लिए टच कर लेते हैं तो क्या होता है 1-1 फंक्शन। तो 1-1 का मतलब होता है कि एक इनपुट के लिए यूनिक आउटपुट मिलना, और ऑन टू का मतलब होता है कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाना। बस इतना ही है। 1-1 का मतलब एक इनपुट के लिए एक आउटपुट मिलना, और ऑन टू का मतलब होता है कोडोमेन का रेंज के बराबर हो जाना। ये तो जनरली है। डेफिनीशन क्या कहती है, तो डेफिनीशन के थ्रू हमने एक्सप्लेन किया है, तो उसको देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2 का जो है, सो दैट द फंक्शन एफ आर नॉट टू आर नॉट। आर नॉट टू आर नॉट का मतलब होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो मीन्स कोई फंक्शन एफ आर नॉट टू आर नॉट में डिफाइन है, और क्या गिवन है फंक्शन में एफ एक्स इक्वल टू 1/x। इसको बेसिकली रेसिप्रोकल फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल फंक्शन। एफ एक्स इक्वल टू 1/x को रेसिप्रोकल फंक्शन बोलते हैं। शो करना है कि ये 1-1 ऑन टू होता है या फिर बाइजेक्टिव होता है। 1-1 ऑन टू होता है या फिर बाइजेक्टिव होता है। तो हमने बाइजेक्टिव चेक करने के लिए 1-1 ऑन टू चेक करना पड़ेगा। तो पहले 1-1 या फिर इंजेक्टिविटी चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? 1-1 या फिर इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी का ही नाम है 1-1। इंजेक्टिव फंक्शन को 1-1 फंक्शन बेसिकली बोलते हैं। इसको शो करने का जो तरीका है वो बाई मैपिंग भी है और बाई द स्टेटमेंट भी है। तो हम लोग पहले स्टेटमेंट करेंगे, फिर मैपिंग पे नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर नॉट। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू, पहला स्टेप ही होता है लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर नॉट। मीन्स हमारा जो एक्स वाई है वो कोई दो एलिमेंट हैं जो डोमेन को बिलोंग कर रहे हैं। सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। तो यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई मीन्स हमारी जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 1/x, एफ वाई इक्वल टू 1/y मीन्स 1/x इक्वल टू 1/y इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू वाई। अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स वाई से हम लोग एक्स इक्वल टू वाई तक पहुँच गए तो हमारा फंक्शन 1-1 हो जाता है। तो इसका पहला स्टेप क्या होता है कि लेट एक्स वाई बी एनी टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट या फिर एनी टू एलिमेंट बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई से हम अगर इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू वाई तक पहुँचते हैं तो हम बोलते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो 1-1 है। तो बेसिकली ये फंक्शन 1-1 हो चुका है। अब इसके बाद इसमें सर्जेक्टिविटी चेक करेंगे बाय द स्टेटमेंट। तो सर्जेक्टिविटी का जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या कहता है? लेट वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन। वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। हम पहला स्टेटमेंट यही लिखेंगे, लेट वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। एफ एक्स इक्वल टू वाई से हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं, और x की वैल्यू निकालने के बाद देखते हैं कि वो डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो 1/x इक्वल टू वाई इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 1/y। तो x की जो वैल्यू आ रही है वो 1/y आ रही है। 1/y डोमेन में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा, क्योंकि आर नॉट ऑल द रियल नंबर, और 1/y भी टाइप का कोई भी नंबर हो ये रियल नंबर में ही आता है। इसका मतलब x इक्वल टू 1/y जो होगा वो डोमेन को बिलोंग करेगा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर ईच y बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू 1/y इन डोमेन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। ये प्रॉपर स्टेटमेंट है, ऑन टू फंक्शन के लिए प्रॉपर स्टेटमेंट है कि फॉर ईच y बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन मीन्स x की जो भी वैल्यू आएगी वो डोमेन को बिलोंग करेगी सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। सो हमारा जो फंक्शन होता है वो 1-2 हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेप यही कि हम y को कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेंगे जो कोडोमेन को बिलोंग करेगा। यहाँ से सच दैट इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू वाई लगाएंगे। एफ एक्स इक्वल टू वाई से हम x की वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि x की वैल्यू डोमेन में एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन के लिए। अगर एग्जिस्ट कर रही है तो हम लिखेंगे फॉर ईच y बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x belongs to domain means x equal to 1/y belongs to domain such that fx equal to y. So given function fx equal to 1/x is surjective या फिर onto। surjective का ही नाम onto है, onto।
तो हमारा जो फंक्शन था वो इंजेक्टिव भी है, सर्जेक्टिव है, इसका मतलब ये 1 1 ऑन टू, और 1 1 ऑन टू फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया। ये जो हमें शो करना था हमने शो कर दिया कि हमारा फंक्शन रेसिप्रोकल जो फंक्शन है f(x = 1/x) वो इंजेक्टिव भी है, सर्जेक्टिव भी है, जिसकी वजह से ये बाइजेक्टिव है। अब इसी क्वेश्चन में फर्दर इन्होंने डिस्कस कर रखा है कि अगर f डोमेन में इनपुट n हो जाए और आउटपुट सेम रहे तो क्या होगा। डोमेन में इनपुट n हो जाएगा, आउटपुट सेम रहे तो क्या होगा। मीन्स अगर ये फंक्शन यही रेसिप्रोकल फंक्शन n टू r नॉट में डिफाइन हो तो क्या होगा। तो ये 1 1 तो होगा बट ऑन टू नहीं होगा। 1 1 तो होगा, 1 1 की कंडीशन यहाँ से कैरी होगी, बट ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि जो कोडोमेन के एलिमेंट होंगे उनमें जो फ्रैक्शनल एलिमेंट हैं वो उनका कोई इमेज नहीं बनेगा। इसका मतलब कोडोमेन खाली रह जाएगा। कोडोमेन के एलिमेंट खाली रह जाना मतलब कोडोमेन रेंज के बराबर ना होना, और कोडोमेन जब रेंज के बराबर नहीं होगा इसका मतलब वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो कुल मिला के कोडोमेन अगर रेंज के बराबर है तो फंक्शन ऑन टू है, कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है तो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। ये बेसिकली स्टेटमेंट टाइप का था। अब हम आगे के क्वेश्चन मैपिंग टाइप पे करेंगे, या फिर स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी तो स्टेटमेंट टाइप की, अदरवाइज मैपिंग टाइप पे करेंगे तो ज़्यादा आसानी से होगा। f(x = x² इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है या बाइजेक्टिव है। तो हम स्टेटमेंट पे भी जा सकते हैं और हम यहाँ पे बाय द मैप भी अभी करेंगे तो आसानी हो जाएगी। बट पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो इंजेक्टिविटी सबसे पहले चेक करते हैं। इंजेक्टिविटी का मतलब 1 1 है कि नहीं। तो लेट xy बिलोंग्स टू n, लेट xy बिलोंग्स टू डोमेन। मीन्स पहला हमारा स्टेप ही होता है, पहला स्टेप होता है लेट xy बिलोंग्स टू डोमेन। xy दो एलिमेंट होते हैं जो डोमेन को बिलोंग करते हैं, सच दैट f(x = fy)। अब इस कंडीशन में f(x = fy) मीन्स x² = y², क्योंकि x² अगर यहाँ x रखेंगे तो x², f(x = x² और fy = y²। तो x² = y² इम्प्लाइज दैट x = +- y। यहाँ से हम -y हटा देंगे क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर में 2 नेचुरल नंबर में डिफाइन है। मीन्स कोई भी नेगेटिव नंबर हमारे आउटपुट में नहीं आने वाला, जिसकी वजह से हम x = y लिख सकते हैं। और जैसे ही हम x = y इनपुट करेंगे या लिखेंगे हमारा फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में जो f(x = x² है वो 1 1 होता है। सब्जेक्टिविटी की बात करें तो इसको मैपिंग के थ्रू देखते हैं कि मैपिंग के थ्रू बहुत ही आसानी से हो जाता है। इसमें 1 1 भी मैपिंग के थ्रू देख सकते हैं कि 1 2 3 4 हमने चार एलिमेंट इनपुट में लिए हैं और आउटपुट में भी ऑल द नेचुरल नंबर ले सकते हैं। इसमें भी ऑल द नेचुरल नंबर हैं, इसमें भी ऑल द नेचुरल नंबर। बट हम लोग इसमें रिलेशन जो देखेंगे f(x = x² के बारे में, तो क्या है ये। 1 इनपुट अगर करेंगे तो आंसर आएगा 1, 2 इनपुट अगर करेंगे तो आंसर आएगा 2² मीन्स 4, 3 इनपुट करेंगे तो आंसर आएगा 3² मीन्स 9। तो 1 के इनपुट पे 1 आया, 2 के इनपुट पे 4 आया, 3 के इनपुट पे 9 आया, 4 के इनपुट पे 16 आ रहा है। इट मीन्स एक इनपुट का तो एक आउटपुट मिल रहा है, एक इनपुट का एक आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट। सिंगल इनपुट के लिए यूनिक आउटपुट मिल रहा है, जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि हमारा जो फंक्शन है 1 1 है। बट ये जो हमारे कोडोमेन की एलिमेंट हैं 2 3 और भी नीचे एलिमेंट होंगे वो छूट रहे हैं। और कोडोमेन में के एलिमेंट अगर कोडोमेन के एलिमेंट का अगर प्री इमेज नहीं है, इसका मतलब कोडोमेन खाली रह गया। और कोडोमेन अगर खाली है इट मीन्स कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है, और कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है तो फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं होगा। तो ये सर्जेक्टिव नहीं होता है बट इंजेक्टिव होता है। कहाँ से कहाँ में, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में। तो कुल मिला के f(x = x² नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में 1 1 होता है बट ऑन टू नहीं होता है, मीन्स इंजेक्टिव होता है और सर्जेक्टिव नहीं होता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम z टू z की बात करें, अगर यही फंक्शन हमारा z टू z में डिफाइन हो तो भी इसी तरह ही बिहेव करेगा। और इसी तरह बिहेव क्या करेगा, क्योंकि यहाँ अगर ये प्लस माइनस भी लेगा तो ये ना तो 1 1 रह जाएगा ना तो ऑन टू रह जाएगा। लेकिन अगर r टू r में चेक करें तो पहली कंडीशन हमने n टू n में बताया कि 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। लेकिन अगर इंटीजर टू इंटीजर में चेक करें तो ना ये 1 1 रह जाएगा ना ही ऑन टू रह जाएगा। बट अगर रियल नंबर टू रियल में चेक करें, रियल नंबर टू रियल नंबर में, तो जो भी पैराबोलिक फंक्शन है f(x = x² पैराबोला को शो करता है, ये 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव होता है। इट मीन्स r टू r में ये बाइजेक्टिव होगा। क्या होगा, बाइजेक्टिव। r टू r में ये बाइजेक्टिव होगा।
और एन टू एन में वन वन है बट आन टू नहीं है, मीन्स इंजेक्टिव है बट सर्जेक्टिव नहीं है। और इंटीजर टू इंटीजर में यहाँ पे हमें प्लस माइनस दोनों दिखेगा, जिसकी वजह से ये इंजेक्टिव भी नहीं होगा। और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि यहाँ से इनपुट मीन्स जो आउटपुट के एलिमेंट हैं, मीन्स ये जो कोडोमेन के एलिमेंट खाली रह जाएंगे, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये हमारा फंक्शन आन टू भी नहीं होगा जेड टू जेड में। तो कुल मिला के जो स्टेटमेंट है वो लर्न करने की बात है और कुछ नहीं है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोलिक फंक्शन है, पैराबोला शो करता है। ये नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में वन वन होगा बट आन टू नहीं होगा। जेड इंटीजर टू इंटीजर में वन वन आन टू दोनों नहीं होगा। और रियल नंबर टू रियल नंबर में ये बाइजेक्टिव होता है, मीन्स वन वन आन टू होता है। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली क्या कह रहा है, देखते हैं। प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ आर टू आर में डिफाइन है, मीन्स जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो आर टू आर में डिफाइन है और शो करना है ये नीदर वन वन नार आन टू होता है। मीन्स प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ आर टू आर इज नीदर वन वन नार आन टू। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना ही वन वन होता है और ना ही आन टू होता है, ये हमें शो करना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना वन वन होता है ना आन टू होता है, ये शो करना है। तो हमारा जो फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन होता है। एफ एक्स इक्वल टू डब्बा एक्स, इसको बोलते हैं एफ एक्स इक्वल टू डब्बा एक्स। शार्ट में इसको जी आई एफ भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। शार्ट में इसको जी आई एफ फंक्शन भी बोलते हैं और इसको दिखाते हैं डब्बा एक्स से। इसका मतलब होता है कि लेस देन इक्वल टू इंटीजर, लेस देन आर इक्वल टू इंटीजर, मीन्स जो कुछ इसके अंदर रहेगा इससे छोटा इंटीजर आंसर में आएगा। इट मीन्स सीधी सी बात है कि अगर इस डब्बे में इंटीजर लिखा हुआ है तो ऑलरेडी इंटीजर बाहर आएगा, लेकिन अगर कोई नॉन इंटीग्रल पॉइंट रखा हुआ है जैसे 3.5, तो 3.5 से छोटा इंटीजर आएगा। 3.5 से छोटा इंटीजर 3 होता है, इसी का मतलब है लेस देन आर इक्वल टू इंटीजर। हमने ऑलरेडी इसका डिस्कशन किया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तो देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में जाके। बट यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है सीधा इसका मतलब है कि लेस देन आर इक्वल टू कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हो तो इंटीजर तो आएगा ही, बट अगर नॉन इंटीग्रल वैल्यू है तो लेस देन आर इक्वल टू इंटीजर निकल के बाहर आता है। जैसे 3.5 अगर एक नॉन इंटीग्रल वैल्यू है तो इससे जो छोटा इंटीजर होगा, इससे छोटा इंटीजर 3 होगा, तो आंसर इसका 3 आता है, सीधी सी बात। तो अब चेक करना है हमें कि ये ना तो इंजेक्टिव शो करना है हमें, ना तो ये इंजेक्टिव है और ना ही सर्जेक्टिव है। तो इंजेक्टिव भी नहीं है सर्जेक्टिव भी नहीं है, तो कैसे शो करेंगे इसको। तो देखते हैं ध्यान से कि इसमें से बहुत इसमें ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा, क्योंकि क्या स्टेटमेंट लिखेंगे तो ऑब्जर्व भी कर लेते हैं खटाखट खटाखट। सपोज दैट हम 0 से 1 तक जाना चाहते हैं, 0 से 1 तक के इनपुट लेना चाहते हैं, 0 से 1 तक के इनपुट लेना चाहते हैं, मीन्स 1 को कंक्लूड नहीं कर रहे हैं बट 0 से 1 तक लेना चाहते हैं। 0 क्लोज 1 ओपन, ये इंटरवल है। 0 लिया गया है और 1 को नहीं लिया गया, क्योंकि अगर हम 1 को ले लेंगे तो 1 इंटीग्रल वैल्यू है और 1 अगर इंटीग्रल वैल्यू है तो 1 बाहर भी 1 ही आएगा। इसका मतलब 1 से छोटी ऑल दी नॉन इंटीग्रल वैल्यू और 0 के बीच में 0 भी लेना है। तो 0 और 1 के बीच में जितनी भी नॉन इंटीग्रल वैल्यू हैं, या फिर इंटीजर तो एक भी नहीं आएगा, 0 और 1 के बीच में नॉन इंटीग्रल जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब के लिए आउटपुट 0 आने वाला है। कैसे? यहाँ कोई भी इनपुट हम रखेंगे आंसर क्या आएगा, इसके पहले का इंटीजर मीन्स 0, यहाँ का इनपुट उठाएंगे तो भी 0, यहाँ का इनपुट उठाएंगे तो भी 0। तो किसी भी नॉन इंटीग्रल वैल्यू के लिए 0 और 1 के बीच के हर बार आंसर 0 आने वाला है। तो एफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। क्लोज ये सेमी क्लोज है, मीन्स इसको बोलते हैं इधर क्लोज और इधर ओपन है, तो सेमी क्लोज बोल सकते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 एंड ओपन इंटरवल 1, सीधी सी बात। सो एफ एक्स कैसा फंक्शन हुआ हमारा, अगर ढेर सारे इनपुट के लिए एक ही आउटपुट आ रहा है, मीन्स वो कन्वर्जेंसी को शो कर रहा है, कन्वर्जेंट हो रहे हैं सारे पॉइंट, तो उस कंडीशन में हमारा फंक्शन क्या होता है, मेनी वन होता है, ना कि 1 1 होता है। तो ढेर सारे इनपुट के लिए अगर आउटपुट एक ही आ रहा है, मीन्स हम चाहे यहाँ से जितने भी पॉइंट इन सब के लिए आंसर एक आ रहा है 0, तो एफ एक्स इक्वल टू 0 आ रहा है फॉर ऑल नॉन इंटीग्रल वैल्यू 0 to 1, बिटवीन 0 to 1, तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो मेनी वन है, 1 1 नहीं है, मीन्स ये 1 1 नहीं है और क्या है, मेनी वन है।
सिमिलरली अगर इसमें सब्जेक्टिविटी चेक करें तो सब्जेक्टिविटी की भी कंडीशन वही है, क्योंकि हर बार इन्होंने आर टू आर में बोला है, आर टू आर में हमारे पास इंटीग्रल वैल्यू भी आएंगी, और आर टू आर में जब भी कोडोमेन में इंटीजर आएगा तो वो इंटीजर कोडोमेन में जितने भी इंटीजर आएंगे, या फिर देखते हैं जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है, इफ आर टू आर डजंट अटेन नॉन इंटीग्रल वैल्यूज देयर फोर नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स इन कोडोमेन, कोडोमेन में जो नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स हैं उनके लिए डोमेन में कोई प्री इमेज नहीं होगा। इट मीन सीधी सी बात है, अगर हम लोग यहाँ इसको डिफाइन करना चाहें यहीं पे, ये डोमेन और ये कोडोमेन के एलिमेंट, अगर इसमें 1 2 3 आएगा ही, क्योंकि ये भी रियल नंबर में डिफाइन है और ये भी रियल नंबर में डिफाइन है। अगर 1 2 3 की बात करें, 1 2 3, तो 1 2 3 के लिए इसमें कोई भी इनपुट 1 2 3 के लिए नहीं आने वाला है। सो हम क्या कहेंगे कि if R2R doesn't attain non-integral value of therefore non-integral points in codomain, non-integral points जो कोडोमेन के non-integral points हैं उनके लिए डोमेन में कोई प्री इमेज नहीं मिलेगा। इट मीन्स ये जो 1 2 3 है वो तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ 3.5 आ गया तो 3.5 के लिए कोई भी कोडोमेन में अगर एलिमेंट नहीं मिलेगा, प्री इमेज नहीं मिलेगा। यही कहना है इनका कि नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स इन कोडोमेन therefore नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स इन कोडोमेन डोंट हैव द प्री इमेज इन डोमेन। किसी भी नॉन इंटीग्रल पॉइंट के लिए डोमेन में कोई प्री इमेज नहीं मिलेगा। तो प्रूव हो गया ये शायद सब्जेक्टिविटी की नॉन इंटीग्रल पॉइंट के लिए। सीधी सी बात, अगर इसको बाय द मैप करना चाहें तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। यहाँ से अगर देख लेते हैं मैप के थ्रू कि ये हमारा इनपुट और ये हमारा आउटपुट, ये 1 2 3.5 4.5 और ये 1 2 3.6 4.6 3 4, ये 1 के लिए 1 2 के लिए 2 3.5 के लिए तो 3 आएगा और 4.5 के लिए 4 आएगा। तो हमारे पास जो नॉन इंटीग्रल वैल्यूज़ आ रही हैं उनके लिए कोई इनपुट नहीं है। नॉन इंटीग्रल वैल्यूज़ के लिए, कोडोमेन की नॉन इंटीग्रल वैल्यूज़ के लिए कोई इनपुट नहीं है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो सब्जेक्टिव नहीं है। तो कुल मिला के एफ आर टू आर में डजंट अटेन नॉन इंटीग्रल वैल्यूज देयरफॉर नॉन इंटीग्रल पॉइंट इन कोडोमेन हैव नो प्री इमेज इन डोमेन, सो एफ इज़ नॉट ऑन टू। इट मीन्स ये सब्जेक्टिव भी नहीं है। तो कुल मिला के क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा फंक्शन ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होता है वो रियल नंबर टू रियल नंबर में ना ही इंजेक्टिव होता है और ना ही सब्जेक्टिव होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग मॉडुलस फंक्शन करेंगे। मॉडुलस फंक्शन की भी वही कंडीशन है, तो हम उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिकली क्या कह रहा है कि मॉडुलस फंक्शन के बारे में बताइए कि आर टू आर में ये इंजेक्टिव होता है या सब्जेक्टिव होता है। तो आर टू आर में ना ही इंजेक्टिव होगा और ना ही सब्जेक्टिव होगा। सिग्नम फंक्शन की बात करें तो उसका भी यही हालत है, ना तो इंजेक्टिव होगा और ना ही सब्जेक्टिव होगा। तो कुल मिला के ये जो तीनों फंक्शन है उनके लिए स्टेटमेंट रट लेना है कि ग्रेटर इंटीजर फंक्शन हो, मॉडुलस फंक्शन हो या फिर सिग्नम फंक्शन हो, ये तीनों ही रियल नंबर टू रियल नंबर में नीदर 1 1 नार ऑन 2 होते हैं, मीन्स ये बाइजेक्टिव भी नहीं होते हैं। तो देयर इज नो बाइजेक्शन in the functions greater integer functions and modulus function and signum function in R to R। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स थर्ड ये क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन मॉडुलस फंक्शन पे है, फिफ्थ क्वेश्चन सिग्नम फंक्शन पे है। तो 4 5 को छोड़ के क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 भी इजी है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी लीव कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बेसिकली क्या कहता है, इसके दो पार्ट हैं। कोई फंक्शन एफ आर टू आर में डिफाइन है और ये गिवन है कि एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x, और दूसरा फंक्शन है एफ आर टू आर में गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। दोनों में को चेक करना है या फिर प्रूफ ही करना, समझ लें कि ये 1 1 ऑन 2 है या नहीं, या बाइजेक्टिव है कि नहीं। तो दोनों के बारे में चेक करना है। बट हमने जो सेकेंड पार्ट देख रहे हैं, ये सेकेंड पार्ट, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट बेसिकली क्या कह रहा है वो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट के बारे में एफ आर टू आर में डिफाइन है और जो गिवन फंक्शन है 3 - 4x,
तो आर टू आर में डिफाइन फंक्शन है और ये लीनियर फंक्शन है, तो थ्री आर टू आर में अगर लीनियर फंक्शन है तो वो बाइजेक्टिव होता है, सीधी सी बात। बट हमें शो करना है तो हम देख लेते हैं, जितने भी लीनियर फंक्शन होंगे वो सारे के सारे बाइजेक्टिव होते हैं आर टू आर में। लेकिन हम देख लेते हैं इंजेक्टिविटी के लिए, एफ एक्स इक्वल टू 3-4x हमारा फंक्शन है और हम लोग चेक करेंगे इंजेक्टिविटी। तो इंजेक्टिविटी की पहली कंडीशन वही, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। तो यहाँ से 3-4x इक्वल टू 3-4y, 3 कैंसिल, -4 से -4 कैंसिल, एक्स इक्वल टू वाई आ गया। एक्स इक्वल टू वाई की आने का मतलब हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 3-4x वो 1 1 हो गया। सब्जेक्टिविटी वैसे ऐसे ही सेम, लेट वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं, 3-4x इक्वल टू वाई मीन्स 3 - y इक्वल टू 4x, तो एक्स इक्वल टू 3-y/4। ये आर को बिलोंग कर रहा है क्योंकि हर बार ये इनपुट में, ये डोमेन में एक्स इक्वल टू होगा, और किसके लिए, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन के लिए। तो फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन के लिए ये इनपुट में मिलेगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं फॉर ईच वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई, सो एफ इज ऑन टू। एफ इज ऑन टू मीन्स ये ऑन वन भी है और ऑन टू भी है, तो ये हमारा जो गिवन फंक्शन है आर टू आर में ये बाइजेक्टिव है। ये कैसा है, बाइजेक्टिव है। तो ये 1 1 ऑन टू है और 1 1 ऑन टू है, तो इसका मतलब ये बाइजेक्टिव है। तो पहला जो फंक्शन है एफ आर टू आर में गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 3-4x, ये एक लीनियर फंक्शन है और लीनियर फंक्शन लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन जो भी होते हैं वो आर टू आर में क्या होते हैं, आर टू आर में ये बाइजेक्टिव होते हैं। सेकेंड जो है एफ आर टू आर में गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं एफ आर टू आर में गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो होगा वो ना ही 1 1 होता है और ना ही ऑन टू होता है। सीधी सी बात, ना ही 1 1 होता है और ना ही ऑन टू होता है। एफ एक्स इक्वल टू एफ आर टू आर में गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी इसमें प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया था एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो उसमें नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में तो हमारा 1 1 था बट ऑन टू नहीं था, और जेड टू जेड में 1 1 ऑन टू दोनों नहीं था, और ये आर टू आर में भी 1 1 ऑन टू दोनों नहीं होगा, क्योंकि हाँ 1 1 तो नहीं होगा और ऑन टू भी नहीं होगा, तो 1 ऑन टू दोनों नहीं होता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन आर टू आर। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी लगभग क्लियर हो गया। पहला पार्ट तो लीनियर था तो ये 1 ऑन टू बाइजेक्टिव हो गया, और सेकेंड पार्ट 1 ऑन टू दोनों नहीं होगा। प्रीवियस में आई थिंक कुछ मिस्टेक की वजह से मुझे लगा कि मैंने बोल दिया कि एफ आर टू आर में 1 1 टू या बाइजेक्टिव होता है, बट ऐसा होता नहीं है। सो जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स पैराबोलिक फंक्शन है, वो 1 1 टू नहीं होता है, आर टू आर में नहीं होता है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर अगर 8 देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 बेसिकली क्या कहता है, ये बाइनरी ऑपरेशन पे क्वेश्चन है तो थोड़ा सा टफ लेवल है, फिर भी देखते हैं। बाइनरी ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन है। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ए और बी दो सेट हैं, ए और बी दो सेट हैं, सो दैट एफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस में डिफाइन है। फंक्शन एफ ए बी इज इक्वल टू बी एफ ए कामा बी इज इक्वल टू बी कामा ए इज ए बाइजेक्शन। तो कुल मिला के दो सेट ए और बी हैं, और हम फंक्शन किस तरह से डिफाइन है, एफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, और बी क्रॉस ए का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस ए। तो हमारा जो फंक्शन है ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए में डिफाइन है, और हमें इस तरह से डिफाइन है कि एफ ए बी इक्वल टू बी ए आ रहा है। हर बार इनपुट अगर ए बी है तो आउटपुट बी ए आ रहा है, मीन्स अगर इनपुट ए कामा बी कर रहे हैं तो आउटपुट बी कामा ए आ रहा है। ये कामा का मतलब हमारे पास दो इनपुट लगेंगे क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन है, एक एलिमेंट इसका एक एलिमेंट इसका, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है जिसकी वजह से एलिमेंट में कामा कामा करके लिया जाता है। इनपुट एक साथ ए कामा बी, तो आउटपुट भी बी कामा ए आ रहा है, मीन्स उल्टा आ रहा है, ए कामा बी पे बी कामा आ रहा है। तो बताना है कि ये जो एफ ए कामा बी इज इक्वल टू बी कामा ए आ रहा है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये शो करना है। तो हमारा जो फंक्शन ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए में डिफाइन है, एफ ए कामा बी इज इक्वल टू बी कामा ए शो करना है कि ये बाइजेक्टिव है। तो कुल मिला के बाइनरी ऑपरेशन दो एलिमेंट के साथ चलता है, इसकी वजह से यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी लिखावट में,
राइटिंग लैंग्वेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी और कुछ नहीं है। स्टेटमेंट वही होता है, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन हम कहते थे। यहाँ पे हम लोग दो एलिमेंट लेंगे, A1 B1 एंड A2 B2 बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन क्या है? A क्रॉस B है बेसिकली। डोमेन क्या है? A क्रॉस B है बेसिकली। तो लेट A1 B1 एंड A2 B2 बिलोंग्स टू A क्रॉस B। और हमारा जो नॉन बाइनरी ऑपरेशन पे होता था वो क्या होता था? लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन होता था। यहाँ पे लेट A1 B1 एंड A2 B2 या फिर X1 Y1 और X2 Y2 बिलोंग्स टू A क्रॉस B भी कह सकते हैं। तो दो एलिमेंट के साथ चलेगा। सच दैट क्या होता था? Fx इक्वल टू एफ वाई, यहाँ से F A1 B1 इक्वल टू F A2 B2। अब यहाँ से इंप्लाइज करा के हम ले आएंगे A1 B1 इक्वल टू A2 B2। अगर A1 B1 इक्वल टू A2 B2 आ गया तो हम कह देंगे कि हमारा फंक्शन 1 1 है। तो देखते हैं, F A1 B1 का मतलब क्या आएगा? B1 A1। और F A2 B2 का मतलब क्या आएगा? B2 A2। अब ये बाइनरी ऑपरेशन और बाइनरी ऑपरेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, अगर बीच में इक्वल का साइन है तो फर्स्ट एलिमेंट के बराबर और सेकंड एलिमेंट के बराबर होता है। मीन्स B1 बराबर B2 और A1 बराबर A2। अगर B1 बराबर B2 और A1 बराबर A2 है तो यहाँ से हम साफ साफ देख रहे हैं कि A1 बराबर A1 कामा B1 इक्वल टू A2 कामा B2 लिखा जा सकता है, क्योंकि B1 B2 के बराबर है। तो हम B1 की जगह B2 और A1 की जगह A2 लिख सकते हैं। और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो साफ साफ दिख रहा है A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2 है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ये फंक्शन है वो इंजेक्टिव है। तो ये फंक्शन इंजेक्टिव हो चुका है। अब इसके बाद हम इसकी सर्जेक्टिविटी चेक करेंगे। तो सर्जेक्टिविटी चेक करने का मतलब हम लोग ऑलरेडी जानते थे कि लेट वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन होता था। यहाँ पे दो एलिमेंट लेंगे, बी कामा ए आर्बिट्रेरी एलिमेंट हैं जो बी क्रॉस ए से बिलोंग कर रहे हैं, मीन्स कोडोमेन से। सीधी सी बात, लेट वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन था, यहाँ पे लेट बी कामा ए बिलोंग्स टू कोडोमेन होगा। और बी कामा ए बिलोंग्स टू कोडोमेन का मतलब है बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी और ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी एंड ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, मीन्स ए बी बिलोंग्स टू ए कामा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। तो कुल मिला के हमने बी क्रॉस ए में एज्यूम किया और ए क्रॉस बी डोमेन तक पहुंच गए। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि जो ए बी होगा वो ए क्रॉस बी से बिलोंग करेगा। ए क्रॉस बी का मतलब डोमेन से बिलोंग करेगा। तो कंडीशन क्या होती थी? लेट वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन, और हम पहुँचते कहाँ थे? लेट एक्स बिलोंग्स टू, पहुँच जाते थे एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। तो एक्स बिलोंग्स टू डोमेन तक पहुँच गए हैं, तो हमारा काम हो गया है लगभग। बस स्टेटमेंट लिखना है, दस फॉर ऑल। यहाँ पे फॉर ईच नहीं, फॉर ऑल, क्योंकि दो एलिमेंट के साथ चल रहे हैं तो फॉर ईच नहीं लिख सकते हैं। फॉर ऑल बी ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी क्रॉस ए, बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी सच दैट एफ बी ए इज इक्वल टू ए बी। सो एफ इज ऑन टू। और ये हमारा फंक्शन 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, मीन्स इंजेक्टिव भी हो गया और सर्जेक्टिव भी हो गया। तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि ये गिवन फंक्शन जो बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड है वो क्या है? बाइजेक्टिव है। तो शो हो गया बिल्कुल। एक बार देखना चाहें तो फिर से देख सकते हैं। लेट ए बी बी टू सेट सच दैट एफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए में डिफाइन एक फंक्शन है जिसका नाम है एफ ए कामा बी इज इक्वल टू बी कामा ए। कह रहे हैं शो करो कि ये बाइजेक्शन है। तो सबसे पहले इंजेक्टिविटी चेक करेंगे, बट यहाँ पे दो एलिमेंट के साथ चलना होगा। हम लोग एक एलिमेंट के साथ चलते थे, बट ये बाइनरी ऑपरेशन है तो बाइनरी ऑपरेशन में हम दो एलिमेंट के साथ चलेंगे। A1 B1 एंड A2 B2 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। लेट A1 B1 एंड A2 B2 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वही है, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन, एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। तो लेट A1 B1 एंड A2 B2 मीन्स ये x एंड y बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन क्या है? ए क्रॉस बी, सच दैट एफ एक्स मीन्स एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। अब यहाँ से हम x इक्वल टू वाई लेके आते थे, तो एफ A1 B1 का मतलब B1 A1 और A2 B2 का मतलब B2 A2। A1 B1 का मतलब B1 A1 और A2 B2 का मतलब B2 A2। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि जब हमारे पास ये ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में फर्स्ट एलिमेंट के बराबर और सेकंड एलिमेंट के बराबर जब बीच में इक्वल का साइन होता है। तो हम यहाँ से B1 इक्वल टू B2 एंड A1 इक्वल टू A2 लिख सकते हैं। अब अगर B1 इक्वल टू B2 और A1 इक्वल टू A2 लिख दिया गया है तो साफ साफ दिख रहा होगा कि A1 B1 इक्वल टू A2 B2 लिखा जा सकता है कि नहीं। तो A1 B1 इक्वल टू A2 B2 लिखा जा सकता है कि नहीं?
B1 A1 यहाँ पे है और B2A2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे B1 और हमें क्या लिखना है, A1B1 लिखना है, तो हम A1B1 इक्वल टू A2B2 लिख सकते हैं। सो F इज इंजेक्टिव। अगर इंजेक्टिव हो गया तो सब्जेक्टिविटी की वही कंडीशन, BA बिलोंग्स टू B क्रॉस A, देन B बिलोंग्स टू कैपिटल B एंड A बिलोंग्स टू कैपिटल A। और इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल B इम्प्लाइज दैट AB बिलोंग्स टू A क्रॉस B। मीन्स यहाँ पे B क्रॉस A से बिलोंग कर रहा था, A भी A क्रॉस B से बिलोंग कर गया, ये डोमेन को डोमेन से था, ये डोमेन से बिलोंग कर गया। तो हम बोल सकते हैं फॉर ऑल BA बिलोंग्स टू B क्रॉस A देयर एग्जिस्ट AB बिलोंग्स टू A क्रॉस B सच दैट F AB इज इक्वल टू BA, सो F इज ऑन टू। तो ये हमारा फंक्शन जो A क्रॉस B टू B क्रॉस में डिफाइन है, F AB इक्वल टू BA, ये वन ऑन टू हो गया और वन ऑन टू हो गया, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 9 10 है, जो भी है देखते हैं क्या है।